हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रज्ञान क्लासेस। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है वैदिक एज से रिलेटेड। हम कवर करने जा रहे हैं परमार एसएससी की फैटमैन बुक। तो उस बुक का एंशियंट हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है वैदिक एज। तो स्टार्ट करते हैं। अगर वैदिक एज के बारे में बात करें तो वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का। बेसिकली वैदिक एज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है अर्ली वैदिक एज और एक है लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड देखें तो अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड था 1500 से बीसी से लेके 1000 बीसी तक। और लेटर वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था वो था 1000 बीसी से 600 बीसी। अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन की बात करें वैदिक एज के बारे में तो इसकी जो इंफॉर्मेशन वो हमें मिलती है बोगसकोई इंस्क्रिप्शन में, जो कि कहाँ पर स्थित है, तुर्की बोलते थे उसको पहले। अगर हम इस बोगस कोई इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन में हमें किसका नाम मेंशन मिलता है, तो इंद्र देवता, वरुण देवता, इन सब के नाम हमें मेंशन मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये बोगस कोई इंस्क्रिप्शन उसी टाइम का था। और इसी में कुछ वैदिक एज के डिटीज के बारे में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है, इट इज बिलीव्ड दैट आर्यंस जो थे वो कब आए थे, वो कहाँ से आए थे, वो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। और वो एक ग्रुप के रूप में आए थे जो टर्की से यूरोप की तरफ आए थे और देन टुवर्ड्स द इंडिया, दे कम टुवर्ड्स द इंडिया। अगर लैंग्वेज के बारे में बात करें तो जो आर्यन की लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। और आर्यंस को ही एक क्रेडिट दिया जाता है वेद को कोडिफाई करने के, यानी कि वेद के बारे में उन्होंने कोडिफाई किया था। तो वो कौन थे, वो थे आर्यंस। अगर हम वेद के बारे में पढ़ें तो वेद का असली मतलब होता है, वेद जो वर्ड है, वेद हमारे भारत में 4 वेद बताए गए हैं और वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर वेद का मतलब देखें तो जो वेद है, वर्ड वेद, वो कहाँ से निकल कर आया है, वो संस्कृत रूट वर्ड से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है जानना, टू नो। और टोटल वेद के बारे में बात करें तो टोटल वेद जो हैं वो हैं हमारे 4। उसमें है पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहला यानी कि सबसे पुराना आर्यंस का जो सबसे पुराना शास्त्र बोला गया है वो है अवेस्ता, यानी कि जैंदवेस्ता। ईरान में से जैंदवेस्ता बोलते हैं। और वेद का एक और नाम है अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है इट इज नॉट क्रिएटेड बाय मैन, यानी कि ये किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि एक भगवान की देन है, यानी कि गिफ्टेड बाय गॉड है। और अगर इसके बारे में और बात करें तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति इसीलिए क्योंकि ये मौखिक रूप से वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर की गई है, इसीलिए इसे श्रुति भी बोलते हैं। अगर हम इनके सब डिवीजन के बारे में बात करें, वेद के सब डिवीजन के बारे में, तो वेद के जो डिवीजन है वो है संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। संहिता में हमें सूक्त मिलते हैं, सूक्तों का जो कलेक्शन है उसे संहिता बोलते हैं। ब्राह्मण्स में जो यज्ञ और जो प्रथाएं दी गई हैं, वो पूजा के कुछ नियम जो होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो किस में दिए गए हैं, ब्राह्मण में। अरण्यक में हर्मिट्स, दोज हु लिव्ड इन जंगल, इन लोगों के बारे में लिखा हुआ है जो जंगल में रहते थे। और उपनिषद में ये सबसे लास्ट फॉर्म है वेदों का, जिसमें भक्ति दी गई है, भक्ति मार्ग के बारे में बताया गया है। अगर हम ऋग्वेद के बारे में बात करें तो ऋग्वेद पहला वेद था जिसे कंपाइल किया गया। इट वाज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ संस्कृत हाइम्स, हाइम्स यानी कि सूक्त। इसमें टोटल 1028 सूक्त दिए गए हैं और 2600 वर्सेस दिए गए हैं। अगर हम ऋग्वेद के जो पठन होता है, ऋग्वेद को जो पढ़ा जाता है, रिसाइट किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, तो उन्हें होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होत्री। और ऋग्वेद में जो सूक्त हाइम्स हाइम्स को क्या बोलते हैं, सूक्त बोलते हैं। अगर हम देवताओं के बारे में बात करें तो ऋग्वेद में देवताओं का जो वर्णन मिलता है वो हमें मिलता है इंद्र के बारे में, जिन्हें पुरंदर भी बोलते हैं। अग्नि के बारे में, जिन्हें अग्नि देवता, गॉड ऑफ फायर, विष्णु, सोम एंड वरुण, द गॉड ऑफ ऋत। अगर फीमेल डिटीज के बारे में बात करें, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फीमेल डिटीज। इट इज मेंशन अबाउट द there is mention about the Aditi, mother of gods, Rak, goddess of prosperity, Shinivali, goddess of fertility, and Usha, goddess of dawn. The term Nriti
इट वॉज अबाउट द डांस और डांसर। जिस शब्द के लिए डांस और डांसर का यूज किया गया है वो है नृति, और फीमेल डांसर के लिए वर्ड यूज किया गया है नृतु। ये सब कहाँ पर मेंशन है? ये ऋग्वेद में मेंशन है। अगर ऋग्वेद में कुछ फीमेल ऋषियों के जैसे एक मेल ऋषिस होते थे, ऐसे ही फीमेल जो नॉलेजेबल फीमेल्स हुआ करती थी उनके बारे में भी वर्णन है, जैसे कि घोष, अपाला, विश्ववरा, ये सब कुछ अटेंड द रैंक ऑफ ऋषिज। दे आर वेरी knowledgeable। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कुछ इम्पोर्टेंट मेंशंस हैं। जैसे कि ऋग्वेद में टोटल हमें कितने मंडल देखने को मिलते हैं? तो 10 मंडल हमें देखने को मिलते हैं। 10 मंडल में अगर हम देखें 2 से 7 तक, ये पहले क्रिएट किए गए थे, यानी कि एक मंडल और 10वां मंडल ये सबसे नए हैं, और 2 से लेके 7वें मंडल तक इन्हें पहले क्रिएट किया गया था, यानी कि पहले बने थे। ऋग्वेद ऋग्वेद संहिता में एक टर्म आता है इशुकृत या इशुकरा, जिसका मतलब होता है तीरों को बनाने वाला, मेकर ऑफ एरोज। नाउ लेट्स सी कुछ इम्पोर्टेंट मंडल हैं जहाँ से हमने कुछ कुछ लिया है, जैसे कि गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋषि विश्वामित्र ने इसको लिखा था, और ये गॉडेस सावित्री को समर्पित है, और ये किस में मेंशन है? 3rd मंडल में। 9th मंडल के बारे में बात करें तो ये 9th जो मंडल है वो लॉर्ड सोम देवता, यानी कि सोम देवता किसके भगवान है? तो वो हमारे पेड़ पौधों के जो देवता हैं उन्हें लॉर्ड सोम बोलते हैं, और इनका जो वर्णन है वो हमें 9th मंडल में देखने को मिलता है। 10th मंडल में, जो 10th मंडल को पुरुष सूक्त भी बोलते हैं, पुरुष सूक्त में जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त मिलता है, और पुरुष सूक्त में ही वर्णन है हमारी कास्ट सिस्टम का। तो सबसे पहले कास्ट सिस्टम का जो मेंशन हमें देखने को मिलता है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कास्ट सिस्टम सबसे पहले किस टेक्स्ट में मिलता है, तो वो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। अगर कास्ट सिस्टम के बारे में बात करें तो 4 कास्ट हुआ करती थी। 4 कास्ट कौन कौन सी? एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और इनके बारे में वर्णन है कि ये जो 4 कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये ब्रह्म जो अल्टीमेट गॉड है, कॉस्मिक बीइंग है, पार्ट ऑफ पुरुषा, उनके अलग अलग पार्ट से निकले हैं। जैसे कि ब्राह्मण जो है वो मुख से निकले हैं, क्षत्रिय जो है वो भुजाओं से निकले हैं, वैश्य जो है वो थाइज यानी कि जांग से निकले हैं, और जो शूद्र हैं वो फीट से निकले हैं। अब इस साम ये हो गया ऋग्वेद के बारे में। अब हम बात करते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद जो है वो सबसे पुराना, ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक, यानी कि संगीत के ऊपर लिखा गया सबसे पुराना ग्रंथ बोला जाता है। और इसमें सामवेद में हमें क्या देखने को मिलता है? चैंटिंग एंड मेलोडीज। अगर सामवेद, अगर इसे बोला जाए कि इन्हें गाने वाला या फिर इन्हें रिसाइट करने वाला कौन है, तो वो है उद्गात्री या फिर उद्गात्र, जो मेलोडीज को गाते हैं और भगवान को समर्पित जो मंत्र है। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ऋग्वेद में हमें सूक्त देखने को मिलते हैं, और मंत्रों को किस तरीके से बोला जाए या किस तरीके से गाया जाए या भगवान को समर्पित किया जाए, तो वो हमें किस में मिलते हैं? सामवेद में मिलते हैं। सामवेद बेसिकली पेयर्ड विथ उपवेद नोन एज गंधर्व वेद, यानी कि सामवेद का एक सबवेद भी है, उपवेद भी है, जिसे बोला जाता है गंधर्व वेद। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 उपनिषद, यानी कि 2 उपनिषद इसमें पाए जाते हैं, एक छांदोग्य उपनिषद और एक केन उपनिषद। बेसिकली टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 108 उपनिषद हैं, और हर वेद के अपने अलग अलग उपनिषद हैं। और सामवेद का जो उपनिषद है वो है छांदोग्य उपनिषद, और एक है केनोपनिषद। अगर यजुर्वेद के बारे में बात करें तो यजुर्वेद इट इज अ कलेक्शन ऑफ मंत्रास कौन से? जिसमें हमें रीति रिवाजों या सेक्रीफाइस, यानी कि जो यज्ञ होते हैं, सारे यज्ञ के वर्णन के कैसे किस तरीके से यज्ञ किया जाता है, कौन से मंत्र बोले जाते हैं, तो वो सब चीज़ें किस में मेंशन है? तो वो है यजुर्वेद में मेंशन है। अगर देखा जाए तो यजुर्वेद जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, एक वाइट और एक जिसे शुक्ल बोलते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, और एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का मतलब होता है वाइट और प्योर, और कृष्ण यजुर्वेद का मतलब होता है ब्लैक और मिक्स्ड।
यानी कि अगर शुक्ल यजुर्वेद में बात करें तो सिर्फ मंत्र दिए गए हैं, और कृष्ण यजुर्वेद में उनके मंत्र भी दिए गए हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ब्राह्मणों के बारे में बात करें तो हर हर वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण है। ऐसे ही यजुर्वेद का जो ब्राह्मण टेक्स्ट है, वो है कौन सा, तैत्तिरीय उपनिषद यानी कि ब्लैक। और एक और है शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण बोला जाता है। चारों वेदों की जो अलग अलग ब्राह्मण है, यानी कि जितने भी ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में सबसे लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट टेक्स्ट ऑफ ब्राह्मण बेसिकली इज अ शतपथ ब्राह्मण। और अगर यजुर्वेद को गाने वाला, यानी कि जो रिसाइट करता है, जो मंत्र को रिसाइट करता है, उन्हें क्या बोलते हैं, अध्वर्यु। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले हो गए उद्गात्री। और अथर्ववेद को सामवेद को पढ़ने वाले, सॉरी, ऋग्वेद को पढ़ने वाले हो गए होत्री, सामवेद को पढ़ने वाले हो गए उद्गात्री, और यजुर्वेद को पढ़ने वाले हो गए अध्वर्यु। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, अगर फिर नेक्स्ट देखें, वेद मूर्ति देवव्रत, ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है कि अभी पिछले साल ही, यानी कि 2025 में ही, एक वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे नाम से एक 19 साल का लड़का, जिसने, एक वैदिक स्कॉलर है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इन्होंने दंड क्रमण प्राणायाम, ये इन्होंने रिसाइट किए। इसमें पूरे 2000 मंत्रास, यानी कि 2000 मंत्रास को पढ़ने वाले या याद करने वाले ये यही है, देवव्रत महेश रेखे। और ये जो 2000 मंत्र हैं, ये कहाँ से लिए गए थे इन्होंने, तो ये लिए थे इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद के मध्यंदिना ब्रांच से। तो इन्होंने पूरे 2000 मंत्र को याद किया और उन्हें रिसाइट किया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम इम्पोर्टेंट उपनिषद्स के बारे में बात करें, इम्पोर्टेंट उपनिषद्स जो कि यजुर्वेद से रिलेटेड हैं, तो इम्पोर्टेंट उपनिषद जो यजुर्वेद से रिलेटेड हैं वो हैं, एक है बृहदारण्यक उपनिषद, ये है ओल्डेस्ट उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद जो बोला जाता है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। और इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में हमें गार्गी के बारे में हमें देखने को मिलता है, जो कि एक फीमेल सेज थी, यानी कि फीमेल ऋषि थी। एक है कथा उपनिषद, या फिर इसको कठोपनिषद भी बोलते हैं। इसमें नचिकेता और यम के जो बीच का डायलॉग हुआ था, यानी कि संवाद हुआ था, किसके बीच बीच में, नचिकेता एंड यम के बीच में। यम कौन, गॉड ऑफ डेथ। तो इनके बीच में जो डायलॉग हुआ था वो किस में वर्णन है, वो कठोपनिषद में वर्णित है। अगर जवालोपनिषद देखें तो जवालोपनिषद इज अ पार्ट ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद से यजुर्वेद के। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे आश्रम्स। बेसिकली टोटल चार आश्रम्स हैं। ये कहाँ पर मेंशन है, ये जवालोपनिषद में मेंशन है। अगर आश्रमों के बारे में बात करें तो टोटल चार आश्रम है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है एक डिसिप्लिन लाइफ, यानी कि एक स्टूडेंट की लाइफ। और बेसिकली ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 to 25 ईयर्स तक ये हम ब्रह्मचर्य लाइफ की स्टार्टिंग होती है। और गृहस्थ हाउस होल्डर, यानी कि जो गृहस्थ लाइफ होती है आफ्टर द मैरिज, आफ्टर द 25 ईयर्स to 50 ईयर्स, ये गृहस्थ आश्रम कहलाता है। फिर है वानप्रस्थ, यानी कि हर्मिट और रिटायरमेंट लाइफ। इसमें लोग वैदिक टाइम में अपना घर छोड़ के जंगलों में रहने के लिए, यानी कि संन्यास ले लिया करते थे और टोटली मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ देते थे। तो ये वानप्रस्थ था, ये होता था 50 से 75 साल तक, 75 ईयर्स तक। और बिल्कुल लास्ट था संन्यास, रिनंसिएशन। इसमें बिल्कुल ही अपने जितने भी मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप हुआ करते थे, या जो भी इन्होंने कुछ भी कमाया अपने जीवन भर में, उनके सब छोड़ के तपस्या के लिए निकल जाया करते थे जंगलों में। तो ये हो गया संन्यास आश्रम। ये होता था 75 से 100 ईयर्स तक। अगर फिर हमारा जो लास्ट वेद है, अभी तक हमने 3 वेदों के बारे में पढ़ा, एक ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और चौथा है हमारा अथर्ववेद। बेसिकली अथर्ववेद डिवाइडेड इनटू 20 खंडास। इट इज अबाउट द मैजिकल फॉर्मूलाज लाइक एविल स्पिरिट्स एंड डिसीजेज, यानी कि काला जादू जिसको बोल सकते हैं, काला जादू हुआ, जादू टोना हुआ, ये सब चीजें किस में लिखी हुई हैं, वो सब लिखी हुई हैं अथर्ववेद में। और अथर्ववेद 20 खंडों में बांटा गया है। और इनको जो पढ़ने वाले होते थे, यानी कि जो परफॉर्म करते थे इन अथर्ववेद को परफॉर्म करने वाले, वो उन्हें क्या बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं।
और ब्राह्मण टेक्स्ट रिलेटेड टू द अथर्ववेद इज नोन एज द गोपद ब्राह्मण, ओनली सर्वाइविंग ब्राह्मण, जो कि प्रोज कमेंट्री है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? अथर्ववेद से। अगर हम अथर्ववेद के उपनिषद के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट उपनिषद, तो पहला है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से ही हमने सत्यमेव जयते लिया हुआ है। एक है महाउपनिषद। महाउपनिषद से सबसे फेमस कोट जो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया हुआ है? महाउपनिषद से लिया हुआ है, जिसका मतलब है अतिथि देवो भव, यानी कि द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। और ये चैप्टर 6 से लिया गया है, किससे? महाउपनिषद से। अगर मांडुक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से बात करें तो इट वाज अ लॉन्गर उपनिषद, इट इज अ लॉन्गर उपनिषद देन मांडुक्य उपनिषद। कुछ फिलॉसफी दी गई है, टोटल 6 फिलॉसफी दी हुई हैं हमारे वेदों में, और स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। और यहाँ पर कुछ उनके जिन्होंने फिलॉसफी दी हुई है उनके बारे में लिखा हुआ है। तो एक है, पहली है सांख्य फिलॉसफी। सांख्य इज द ओल्डेस्ट वन, एंड इन सांख्य फिलॉसफी क्या लिखा हुआ है सांख्य फिलॉसफी में? तो एनालिसिस एंड डुअलिज्म के बारे में लिखा हुआ है सांख्य फिलॉसफी में। और ये किसने दी है? तो ये कपिल मुनि ने दी हुई है। फिर नेक्स्ट है न्याय दर्शन। ये इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग। और ये किसने दी है? इट वाज गिवन बाय अक्षपाद गौतम मुनि। एंड थर्ड वन इज वैशेषिक, विच इज अबाउट द एटोमिज्म एंड फिजिक्स, propounded by महर्षि कनड। और योग दर्शन, ये बॉडी और माइंड से रिलेटेड होता है, किसने दी है? महर्षि पतंजलि ने। उत्तर मीमांसा मेटाफिजिक्स के बारे में है, जिसने दी है बद्रायण ने। और पूर्व मीमांसा रिचुअलिज्म के बारे में है, किसने दी है? जैमिनी ने। नेक्स्ट देखते हैं वेदांग। वेदांग के बारे में देखें, दे आर द टूल्स टू अंडरस्टैंड वेदास, यानी कि वेद को समझने के लिए जो इस्तेमाल टेक्स्ट हुआ करता था उन्हें बोलते थे वेदांग, यानी कि सबसे वेदों का जो अंग, हिंदी वर्ड है वेदांग। दे आर फिलोसफिकल टीचिंग्स ऑफ उपनिषद, यानी कि उपनिषद के बारे में जो टीचिंग दी गई है, फिलोसफिकल टीचिंग्स ऑफ उपनिषद इज नोन एज दी वेदांग्स। टोटल वेदांग के बारे में बात करें तो टोटल 6 वेदांगास हैं। पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योति और छंद। शिक्षा वॉज अबाउट द स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, कल्प स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस, व्याकरण ग्रामर, निरुक्त एटाइमोलॉजी, ज्योति लाइट, एंड छंद यानी कि पोएटिक मैटर। नाउ ये तो हमारा हो गया लिटरेचर ऑफ द वैदिक एज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द देयर आर 2 डिफरेंट parts of Vedic age we have discussed before. One is early Vedic age and second one is later Vedic age. तो शुरू करते हैं। हमारा जो अर्ली वैदिक एज के बारे में है, अर्ली वैदिक एज जो है, अर्ली वैदिक एज के जो बारे में अगर इसका एरिया देखें तो इसमें अर्ली वैदिक एज में हमें हिमवंत यानी कि हिमालय के बारे में देखने को मिलता है, और मुंजवत यानी कि हिंदू कुश को क्या बोलते थे? मुंजवत। ये सब किसमें मेंशन है? तो ये सब ऋग्वेद में मेंशन है। और ऋग्वेद में हमें सप्त सिंधु के बारे में भी देखने को मिलता है, और कुछ नदियों के बारे में भी हमें ऋग्वेद में मिलता है, जैसे कि हो गई सरस्वती नदी, सिंधु, यमुना और गंगा। सरस्वती नदी सबसे ज़्यादा बार जो मेंशन्ड है रिवर का नाम, वो है सरस्वती, 50 से 75 बार। और सिंधु नदी के बारे में 30 से 35 बार लिखा गया है। यमुना नदी 3 बार और गंगा नदी 1 बार। जो गंगा नदी का मेंशन है वो हमें 10वें मंडल यानी कि सबसे नया जो मंडल है उसमें हमें देखने को मिलता है। अगर नदियों के पुराने नाम जो देखा जाए तो नदियों का जो पुराना नाम है, जैसे कि इंडस का हो गया सिंधु, झेलम का हो गया वितास्ता, चिनाब अस्किनी, रवि का नाम पुरुषनी, ब्यास का बिपाशा, सतलुज का सतुद्री और सरस्वती का सरस्वती। ठीक है। अगर हम एक और रिवर का नाम है जिसका नाम है चौतांग रिवर। चौतांग रिवर का जो सबसे पुराना नाम है वो है दृशदवती रिवर। फिर नेक्स्ट है बैटल ऑफ 10 किंग्स यानी कि 10 राजाओं का युद्ध। ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था ऋग्वेदिक टाइम पे, अर्ली वैदिक एज में। तो इसमें बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था, 10 राजन युद्ध, जो कि मेंशन है 7th मंडल ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इन 10 राजन जो युद्ध हुआ है
उसके बारे में मेंशन है। ये किसके बीच हुआ था? तो ये भरत कबीले के बीच में। और 10, एक तरफ 10 राजा थे और एक तरफ भरत कबीला था। भरत कबीले का जो लीडर था यानी कि जो राजा थे उनका नाम था सुदास। और ये जो सुदास थे वही जीत गए थे, वोन बाय भरत ट्राइब। इट वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ पुरुषनी रवि रिवर। यानी कि ये जो युद्ध हुआ था वो परुष्णी नदी के किनारे पर हुआ था। नाउ डिस्कस अबाउट द सोसाइटी ऑफ द अर्ली वैदिक एज। अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो जो सोसाइटी थी वो प्राइमरली ट्राइबल थी, यानी कि आदिवासी जो होते हैं उस टाइप की सोसाइटी थी उस टाइम पे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतने ऐसे में बटा हुआ था। पहले आता था राष्ट्र, फिर आता था जन, फिर विस, फिर ग्राम और फिर कुल। जो जन वर्ड है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, यानी कि जो परिवारों का समूह जिसे कहा जाता था जन। और 4 वर्णों में ये इनका विभाजन था। बट जो वर्ण सिस्टम था उस टाइम पे, वर्ण सिस्टम बर्थ के हिसाब से नहीं बल्कि काम के हिसाब से बांटा जाता था। यानी कि जो जो काम जो कर रहा है उसके रिलेटेड उसका कास्ट हुआ करती थी। जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण का काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया, लेकिन अगर उसका बेटा कोई बिजनेसमैन है तो वो सिर्फ वैश्य बोला जाता था। तो ऐसे जातियां डिसाइड हुआ करती थी। अगर हम मैरिज एंड फैमिली के बारे में बात करें तो चाइल्ड मैरिज वाज नॉट प्रिवलेंट, यानी कि चाइल्ड मैरिज वाज नॉट इन प्रैक्टिस। और जो जनरल रूल हुआ करता था यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था वो मोनोगेमी हुआ करता था। और विडो रीमैरिज हुआ करती थी उस टाइम पे, जिसे न्योग सिस्टम बोला जाता था। न्योग वॉज अलाउड, यानी कि अगर किसी वाइफ का हस्बैंड मर जाता था तो उसके छोटे भाई से उसकी शादी हो जाती थी, जिसे न्योग बोला जाता था। अगर हम वुमेन की स्टेटस के बारे में बात करें, वुमेन की स्थिति के बारे में बात करें तो उस टाइम पे वुमेन की जो कंडीशन थी वो काफ़ी गुड थी, गुड पोजीशन इन सोसाइटी। दे पार्टिसिपेटेड इन रिलीजियस एंड सोशल लाइफ, यानी कि वो अपने धार्मिक और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया करती थी। नाउ डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी एंड वेल्थ। अगर हम इकोनॉमी और वेल्थ के बारे में बात करें तो जो वैदिक टाइम की इकोनॉमी हुआ करती थी वो पूरी की पूरी अम, अ, एक गाय पर रिलेटेड थी। तो गाय को क्या बोला जाता था? गाय को बोला जाता था अघन्य, यानी कि पवित्र। और चीफ मेजर ऑफ वेल्थ, यानी कि गाय को ही एक तरीके से सबसे मूलधन माना जाता था। और जो धनी व्यक्ति होता था उसे गोमत बोलते थे, यानी कि जिसके पास जितनी गाय होंगी वो उतना ज़्यादा अमीर होगा। और अगर बैटल्स के बारे में बात करें तो जो युद्ध हुआ करते थे वो काउज के ऊपर, गायों के ऊपर ही हुआ करते थे, जिसे बोला जाता था गविष्ठी। पॉलिटी कैसी थी? तो अगर पॉलिटी के बारे में बात करें तो ट्राइबल किनशिप हुआ करती थी। इलेक्टिव मोनार्की वाज फॉलोड, यानी कि चुनाव के द्वारा राजा को चुना जाता था। और ये अपने जो ग्रुप हुआ करता था उसी के अंडर में से ही राजा को चुनते थे। यजमान, यजमान वाज द हाउस होल्डर हु स्पॉन्सर्ड द यज्ञ, यानी कि जो यज्ञ को परफॉर्म करता था उसे यजमान बोला जाता था। तीन सभा हुआ करती थी। तो एक थी सभा, एक समिति और एक विदत। सभा का मतलब होता था कुछ रूलिंग क्लास के जो लोग हुआ करते थे, प्रिविलेज्ड लोग हुआ करते थे, वो इस सभा में बैठते थे, उनका ग्रुप हुआ करता था। और एक था समिति, समिति का मतलब होता था कॉमन पीपल की बैठक। और विदत में कुछ रिलीजियस यानी कि धार्मिक अनुष्ठानों को डिस्कस करने के लिए विदत बुलाई जाती थी। जो वुमेन थी वो वुमेन दोनों कम्युनिटी में ही पार्टिसिपेट किया करती थी, सभा एंड समिति। ऑफिशियल्स के बारे में बात करें तो जो राजन था वो ट्राइबल चीफ हुआ करता था, यानी कि जो उनका राजा को राजन बोलते थे। एक पुरोहित होता था यानी कि पुजारी। और आर्मी का जो चीफ सेनानी। टैक्स कलेक्ट करने वाला जो ऑफिसर था वो उसे संग्रहित्री। और मर्चेंट यानी कि जो व्यापार करता था उसे श्रेष्ठन बोला जाता था। और गांव का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी बोला जाता था। धार्मिक कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें
तो इनके धर्म के बारे में, ये लोग नेचर को ज़्यादा पूजते थे, नेचुरलिस्टिक पॉलीथीज्म हुआ करता था और किसी भी जानवर को पूजा नहीं जाता था। दे डिड नॉट वर्शिप एनी आइडल, और मूर्ति पूजा का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता। दे परफॉर्म सेक्रीफिशियल प्रेयर्स, यानी कि जो यज्ञ हुआ करते थे वही इनकी पूजा का साधन थे। कुछ देवताओं के नाम मिलते हैं, जैसे कि इंद्र, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, लॉर्ड ऑफ प्लग, पृथ्वी, नेचर, अग्नि, फायर गॉड, और दे अग्नि बेसिकली इंटरमीडियरी बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, ह्यूमन और गॉड के बीच में जो मीडिएटर का काम करते थे वो अग्निदेव। सोम वॉज नोन एज द लॉर्ड ऑफ प्लांट्स, वायु गॉड ऑफ एयर, वरुणा वाटर और रिथ गॉड ऑफ वाटर, and Rudra was the protector of cattle, Aditi mother of sun and Indra, Savitri goddess of purity, Raka goddess of prosperity, Sinivali goddess of fertility, and Usha was the goddess of dawn. Political organization. Now the discuss about the political organization. द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिकेम सेंट्रलाइज, यानी कि काफ़ी केंद्रित हुआ करता था। इनका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो केंद्रित था। सभा, मैंने 3 समितियों के बारे में बताया। एक थी सभा, समिति एंड विदत। सभा जो थी वो ब्राह्मण, वुमेन और कुछ प्रिविलेज्ड क्लास के द्वारा अटेंड की जाती थी। समिति वॉज अटेंड बाय द कॉमन पीपल सेम एज बिफोर अर्ली। सो बेसिकली ये हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बारे में देखें तो लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो 1000 BC से लेके 600 BC तक था। इसमें जो मेंशन किए गए हैं टेक्स्ट वो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में हमें इसको मेंशन देखने को मिलता है। अगर हम आर्यंस इस टाइम पे एक्सपांड हो रहे थे और ये लोग आर्यंस जो थे वो पंजाब और उत्तर प्रदेश तक आ गए थे, यानी कि गंगा यमुना दोआब तक। और जो अपर पोर्शन था वो कुरु और मिडिल पार्ट पांचाल। आयरन, सबसे पहले जो आयरन का इस्तेमाल होता है वो यहीं पर इन्हीं के द्वारा होता था। तो लेटर वैदिक पीरियड में हमें आयरन का पहला यूज देखने को मिलता है। टुवर्ड द लेटर वैदिक पीरियड दे मूव्ड ईस्टवर्ड्स, और ये गैंगटिक प्लेन तक चले गए, फैसिलिटेड बाय द आयरन टूल्स यानी कि कृष्ण अयस और श्याम अयस, मेटल। अयस मतलब मेटल एंड कृष्ण मतलब ब्लैक। द आयरन इज साइट नेम्ड टेकवाड़ा इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। नाउ डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वॉज द मीन्स ऑफ लिवलीहुड। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं। राइस को व्रीही बोलते थे, जौ यानी कि बार्ले को यवा बोलते थे, वीट गेहूं को गोधूम बोलते थे, ग्रेन्स एंड सीरियल्स को धान्य बोलते थे। ये हमने अभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया। सभा, समिति एंड विदत। सभा में सिर्फ ब्राह्मण्स और कुछ प्रिविलेज्ड क्लासेस अटेंड किया करते थे और इसमें महिलाओं को पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं थी। समिति के बारे में बात करें तो समिति कॉमन पीपल के हुआ करता था और विदत का नामो निशान मिट चुका था इधर आते आते। सोसाइटी के बारे में बात करें तो वर्ण सिस्टम वॉज डिवाइडेड बेस्ड बाय द बर्थ, नॉट बाय द प्रोफेशन। अर्ली वैदिक पीरियड में प्रोफेशन के हिसाब से कास्ट हुआ करती थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये बाय द बर्थ हमें देखा जाने लगा, यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, वैश्य का बेटा वैश्य ही होगा, शूद्र का शूद्र ही होगा। ब्राह्मण्स जो थे वो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, यज्ञ वगैरह जो अनुष्ठान हुआ करते थे वो ब्राह्मण्स। क्षत्रिय जो युद्ध और लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम जो था वो क्षत्रियों का था। वैश्य का बिजनेस था और शूद्र का दे डिड मैनुअल वर्क, यानी कि इन तीनों की सेवा करने वाले कौन थे? शूद्र। वुमेन की कंडीशन थोड़ी बिगड़ने लगी इस टाइम पे आते आते। वुमेन्स की कंडीशन डेटोरिएटेड एंड वर्ण सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी एंड रिजिड, यानी कि इस टाइम पे वर्ण सिस्टम जो था, कास्ट सिस्टम जो था वो काफ़ी जटिल होने लगा था और गोत्र सिस्टम आने लगा था, क्लैन सिस्टम आ गया था। मैरिज के बारे में बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस वाज हेल्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, नोन लाइक अनुलोम विवाह। वन इज अनुलोम विवाह एंड अनदर इज प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में जो होता था वो बॉय हायर कास्ट का और गर्ल लोअर कास्ट की, और प्रतिलोम विवाह में गर्ल हायर कास्ट की, बॉय लोअर कास्ट का हुआ करता था। कुछ टाइप्स ऑफ मैरिजेस दिए गए हैं। एक था ब्रह्म विवाह,
यानी कि सेम वर्ण से जो शादी होती थी उसे ब्रह्म विवाह बोलते थे। गंधर्व विवाह, आज की लव मैरिज को गंधर्व विवाह बोलते थे। देव विवाह, जब फादर अपनी डॉटर को डोनेट करता था यानी कि दान में देता था एज अ दक्षिणा, उसके उसे देव विवाह बोलते थे। अर्श विवाह जो था, जब ग्रूम यानी कि दूल्हे का पिता दुल्हन के पिता को काऊ या फिर गिफ्ट एज अ गिफ्ट जेस्चर या ग्रेटिट्यूड जेस्चर में देता था, तो उसे अर्श विवाह बोलते थे। एक था प्रजापति विवाह, इसमें दहेज के बिना जो शादी होती थी उसे प्रजापति विवाह बोलते थे। एक था असुर विवाह, असुर विवाह में लड़की को खरीद कर जो शादी होती थी वो असुर विवाह। और राक्षस विवाह, राक्षस विवाह किडनैप करने के बाद जो शादी होती थी उसे राक्षस विवाह। और पैशाच विवाह, जैसे किसी लड़की को फोर्सफुली शादी के लिए करना या फिर उन्हें उसे कुछ मतलब ऐसा कुछ पिला देना जिससे वो अपने सेंसेस को खो बैठे या नशे में उससे शादी करवाना, उसे पैशाच विवाह बोलते थे। रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो other gods like Rudra gained more importance while Indra and Agni lost their importance. Pushan, god of cattle, और रिगार्डेड एज गॉड ऑफ शूद्रा, यानी कि पूषण को शूद्रों का देवता बोला गया है। प्रजापति को यूनिवर्स का क्रिएटर बोला गया है। आइडल वर्शिप की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी थी, आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई थी इस टाइम पे। और एनिमल सेक्रीफाइस यानी कि बलि प्रथा का स्टार्ट हो गया था, इंक्रीज होने लगी थी बलि प्रथाएं। और डिफरेंट काइंड ऑफ जो यज्ञ हुआ करते थे वो परफॉर्म होने लगे थे, जैसे राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ चक्रवर्ती बनने के लिए होता था, यानी कि एक तरीके से कोई राजा अपना एक्सपांशन करता था तो राजसूय यज्ञ करता था। वाजपेयी यज्ञ जो होता था वो परफॉर्म्ड आफ्टर राजसूय यज्ञ, ऑल्सो नोन एज ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि राजसूय यज्ञ के बाद किया जाने वाला कौन सा था, वाजपेयी यज्ञ। और एक था अश्वमेध यज्ञ, इसको एक्सपांशन के लिए किया जाता था, यानी कि अपना राज्य को बढ़ाने के लिए। अगर हम पोट्री के बारे में बात करें तो जो वैदिक एज की पोट्री थी वो ग्रे कलर थी, और इसे पीजीएम यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर भी बोला जाता है। ये इसकी पिक्चर है पोट्री की उस टाइम की। तो अगर वैदिक एज में पोट्री यूज करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो कौन सी यूज होती थी, वो पेंटेड ग्रे वेयर यूज हुआ करती थी। तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था वो कैसा था, ट्राइबल किनशिप, यानी कि अपनी ही जाति में अपने ही क्लैन में से किसी को चुनना राजा के रूप में, वो ट्राइबल किनशिप। और टेरिटोरियल पॉलिटी, यानी कि अलग अलग राज्य बनने लगे और उनमें से राजा चुनना, मतलब एक पारिवारिक राजा चुनना जाने लगा। पास्टोरल कम्युनिटी थी, इधर एग्रीकल्चर, यानी कि इधर पशुपालन ज़्यादा था, इधर एग्रीकल्चर कृषि ज़्यादा थी। इधर वुमेन्स की कंडीशन अच्छी थी और इधर वुमेन्स की कंडीशन खराब होने लगी थी। इधर वर्ण सिस्टम जो था वो प्रोफेशन पे बेस्ड था और जटिल नहीं था, और इधर वर्ण सिस्टम जो था वो जन्मजात होने लगा और काफ़ी रिजिड हो गया था। इधर मूर्ति पूजा नहीं थी और इधर मूर्ति पूजा होती। और इसमें ऋग्वेद को कंपाइल किया गया था, इसमें बाकी के 3 जो सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, इन तीनों को कंपाइल किया गया था। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, ये था हमारा वैदिक एज के बारे में, जो कि है परमार एसएससी फैटमैन बुक से, ये मैंने कवर किया है। तो आगे हम जो कवर करने जाएंगे वो हमारा महाजनपद वाला टॉपिक होगा। तो बने, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे बाकी के लेक्चर्स भी। थैंक यू सो मच।